फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। एज यू ऑल नो बच्चों, बहुत कम दिन रह गए हैं आपके इको के एग्जाम के लिए, तो हम डिफरेंट वीडियोस में डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। लाइक मैक्रो इकोनॉमिक्स में आज मैं आपको कराऊंगी सभी इंपॉर्टेंट कर्व्स। एग्रीगेट डिमांड में आते हैं बच्चों आपके कर्व्स के टॉपिक कंजप्शन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, डेरिवेशन ऑफ एडी, मतलब इसमें जो भी सेविंग फ्रॉम कंजप्शन कर्व है, इसके जो भी एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड रिलेटेड टॉपिक्स है, मतलब एग्रीगेट डिमांड के अंडर आते हैं, तो वो सब मैं आपको आज कवर अप कराऊंगी सो दैट आपका एक इम्पॉर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आते हैं डायग्राम से रिलेटेड, वो आज कवर अप हो जाएंगे। तो इसके अंदर जो फर्स्ट आता है आपका, जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि एग्रीगेट डिमांड के कितने कॉम्पोनेंट्स होते हैं बच्चों। देयर आर 4 कॉम्पोनेंट्स। वो कौन कौन से हैं? प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एंड लास्ट इज द नेट एक्सपोर्ट्स। बट एडीएस कंसेप्ट को समझने के लिए कि एडीएस अप्रोच आपको एग्जाम में मिलती है या सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, अब हम एडी को आप क्या कंसीडर करोगे अगर आपको इस अप्रोच को पढ़ना है कि क्लोज्ड इकोनॉमी है। क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब इसमें हम 2 ही कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एडी को क्लोज्ड इकोनॉमी एज्यूम करते हुए। तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको बताऊंगी कि आपको इस टेबल को अगर आप लर्न कर सकते हैं, फिगर्स को लर्न कर लीजिए, अदरवाइज आप खुद से भी फिगर्स ले सकते हो। यहाँ पर हम इसे क्लोज्ड इकोनॉमी एज्यूम करे हुए 2 टॉपिक्स को सिर्फ स्टडी करेंगे, जिसमें कि आपको हमेशा टेबल आप अगर ये लर्न कर सकते हैं तो इट विल बी बेटर। हमारी इकोनॉमी में आपको क्या लेना है, इनकम कैसे 0 से स्टार्ट होती है, देन उसके बाद नेक्स्ट 100, 200, 300, 400, 500, 600, अकॉर्डिंगली मैं आपको डायग्राम कराऊंगी। कंजप्शन किस टाइप से चलता है? पहले एक ऐसी स्टेज होती है बच्चों जब एक पर्सन की इनकम इवन 0 है इकोनॉमी में। अगर ऐसा है कि किसी की इनकम अगर हम 0 भी एज्यूम करते हैं बट कंजप्शन कैन नेवर बी 0, तो कंजप्शन को जो है हम यहाँ 40 से स्टार्ट करेंगे। देन अगर हम 4 के मल्टीपल्स की बात करें तो आप यहाँ पर 80 के गैप पे लोगे। देन 120, अगेन 80 का गैप, 200, 280, 360, 440 एंड 520। इन्वेस्टमेंट को बच्चों आपने क्या करना है, एज्यूम करना है ये कांस्टेंट है। इन्वेस्टमेंट होता क्या है बच्चों, यहाँ पर हम एजम्पशन लेंगे कि जो प्रोड्यूसर है फैक्ट्री में, अपनी जो मशीनरी में या कहीं पर भी कैसी भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एंड इट विल रिमेन कांस्टेंट। ये आपको लेनी है बच्चों 20, 20, 20, 20 एंड 20। मतलब आपकी इनकम 0 है उस केस में भी इन्वेस्टमेंट 20 है, 100 है तब भी 20 है, इनकम आपकी 600 हो जाए तब भी इन्वेस्टमेंट रिमेन सेम। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इनकम इंक्रीज हो रही है, कंजप्शन भी इंक्रीज हो रही है, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट लेनी है, एंड एडी के हम 2 कंपोनेंट्स यहाँ पढ़ेंगे, सी प्लस आई। तो 40 प्लस 20 आपका यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड आ गया बच्चों 60। देन 120 प्लस 20 इज 140, 200 प्लस 20 220, 280 प्लस 20 300, 360 प्लस 20 इज 380, 440 प्लस 20 इज 460, 520 प्लस 20 इज 540। तो ये आपकी बच्चों फिगर्स आ गई। इनमें रिलेशन कैसा है? पॉजिटिव कंजप्शन है इवन व्हेन इनकम इज 0। बिकॉज ऐसा कैसे हो सकता है बच्चों की इनकम 0 है बट हमारा कंजप्शन जो है वो स्टिल क्या है, पॉजिटिव। उस टाइम पर हम क्या करते हैं, अपनी पास सेविंग्स को यूज करते हैं जो हमने बैंक में सेविंग्स कर रखी हैं, बिकॉज उस टाइम पर हमारी इनकम क्या है, 0। तो मैं आपको इसके रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ाऊंगी, वहां पर ये क्लियर करूंगी। कंजप्शन का स्लोप कैसा आएगा आपका, अपवर्ड। लाइक अब मैं ये डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। एक्स एक्सिस पर बच्चों आप क्या लोगे, अपनी इनकम, यहाँ हम इनकम लेंगे, एंड यहाँ पर आप क्या लेंगे, अपना कंजप्शन लेंगे। हम एडी को दिखाएंगे और उसके साथ इन्वेस्टमेंट को। एडी के 2 पार्ट्स है ना, सी प्लस आई, हम उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप देखो इन्वेस्टमेंट तो क्या है हमारी, कांस्टेंट, चाहे आपकी इनकम 0 है, 100, 200, 300, 400, 500, 600, कुछ भी अगर आपकी इनकम है, इन्वेस्टमेंट आपकी हमेशा क्या रही है, कांस्टेंट, दैट इज 20 के अकॉर्डिंग अगर हम चले
किसी भी लेवल पर हमारी इन्वेस्टमेंट क्या रही है बच्चों, कांस्टेंट रही है। ये इन्वेस्टमेंट हो गई आपकी। कंजप्शन क्या है, जब इनकम 0 थी कंजप्शन आपकी 40 थी, तो इसको हम यहां से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट, जब ये हमारी इनकम 100 हुई, जब 0 थी 100 हुई, देन 200, 300, 400, 500, तो उसके अकॉर्डिंग आपका कंजप्शन देखो क्या है, इनकम 100 है, कंजप्शन हमारा कितना हो गया बच्चों 120। देन 40 से ये अगर पहुंच गया आपका सीधा 0, यहाँ पर 40 था, यहाँ पर कितना हो गया 100 पर ये 120। फिर उसके बाद अगर हम बात करें 200, 280, 360, मतलब ये आपकी फिगर्स जो है ये इंक्रीज होती जा रही हैं। अगर आप ऐसे बात करें ये आपका कंजप्शन जो है इस टाइप से जाएगा। एंड अगर एडी की बात करें, 0 पर ही हमारी जो एडी यहाँ पर हमारा ये आ रहा है, एडी का दोनों को टोटल करके वो आपका आ रहा है 60, तो एडी की लाइन इससे भी ऊपर जाएगी 60। देन नेक्स्ट टाइम पर ये आ जाएगी, यहाँ अगर 120 है सपोज, जैसे अगर हम इन फिगर्स को लेते हैं, यहाँ पर अगर ये 120 है इमेजिनरी फिगर से, तो ये उससे भी ज्यादा होगा। देन 220, तो ये लाइन समवेयर यहाँ पर आएगी आपकी एडी की C+I, मतलब ये कंजप्शन के ऊपर होगी, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड के 2 कंपोनेंट्स लेंगे हम यहाँ पर, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को मिलाकर ये डायग्राम बनेगा बच्चों आपका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल बोलेंगे इसको, एंड इसे क्या नेम दोगे आप, इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो इसको आपको अच्छे से, क्योंकि बेस है, इस टेबल की बेसिस पर आपकी बच्चों और बाकी टेबल्स बनेंगी। नाउ व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड को जैसे हमने कंसीडर करा इसमें 2 पार्ट्स लेकर कि एग्रीगेट डिमांड में C+I होता है। सिमिलरली एग्रीगेट सप्लाई में क्या लेना है, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम। जितने भी मार्केट में शॉप्स हैं, जितने भी प्रोड्यूसर हैं, जितने भी सेलर सेल कर रहे हैं, इट विल लीड्स टू नेशनल इनकम। जितनी भी सेल होगी नेशनल इनकम जनरेट होगी। तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम। यहाँ पे हमारा डायग्राम कैसे होगा बच्चों, यहाँ हम एक पॉइंट और ऐड कर रही हूँ मैं आपका, कंजप्शन इन्वेस्टमेंट आपने देख लिया। अब जब इनकम 0 थी कंजप्शन 40 था, तो वो अमाउंट हम कहाँ से लेंगे, अब पास सेविंग्स को यूज करेंगे हम। यहाँ पर मैं एक कॉलम और बना रही हूँ सेविंग्स का। जब आपकी कंजप्शन 40 है तो वो आपने क्या करी, बैंक से पास सेविंग्स -40। अब यहाँ इनकम 100 है, इनकम कम है, कंजप्शन ज्यादा है, स्टिल आप -20 अपनी पास सेविंग्स को यूज कर रहे हो। देन एक ऐसा लेवल आया, इनकम कंजप्शन 0 हो गए, आपकी सेविंग्स यहाँ पर 0 है। देन इनकम इज मोर देन कंजप्शन, हमने सेविंग्स करनी स्टार्ट कर दी 20, 400 है, कंजप्शन कम है, यहाँ पर सेविंग्स इंक्रीज होती जा रही है अब हमारी। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, अगेन अगर हमें ये कर्व बनाना हो तो अगेन आप इनकम को यहीं पर लोगे एक्स एक्सिस पर, जैसे पहले लिया था, एंड यहाँ पर हम लेंगे नेशनल इनकम को। नेशनल इनकम सॉरी यहाँ पर ले लिया एग्रीगेट सप्लाई, जैसे एग्रीगेट डिमांड लिया था एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई की फिगर्स कैसे आएंगी, इसमें आपने लिया था C+I, इसमें हम लेते हैं C+S। एग्रीगेट सप्लाई को आप शो करोगे C+S से, एग्रीगेट डिमांड था C+I, एग्रीगेट सप्लाई है C+S। तो 40 - 40 0, 120 - 20 100, 200 - 0 200, 280 - 20 260, 360 - 40 320। मतलब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को ना प्लस करना है, जो भी आपकी कंजप्शन है, और यहाँ पर हमने सेविंग्स को ऐड ऑन करते जाएंगे। ये माइनस करा, 120 में से माइनस हुआ, 280 20 300, 360 40 400, 440 and 60 500, 520 80 600। तो यहाँ पर हमारी फिगर्स इसके अकॉर्डिंग आती जाएंगी। मतलब क्या है कि जब इनकम 0 थी सप्लाई भी आपकी 0 थी, इनकम 100 हुई तो ये भी आपकी क्या हुई 100 हो गई। देन ये 200 है, लाइक अगर ये पॉइंट यहाँ पर कहीं आ रहा है तो ये भी आपका 200, अगेन ये 300। तो ये आपके पॉइंट्स इस टाइप से आएंगे। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू, इसीलिए कहा है इट विल लीड टू नेशनल इनकम, इक्वल होता है। देन आता है बच्चों आपका, मतलब ये आपके सभी कर्व्स कवर अप हो रहे हैं। यहाँ एग्रीगेट डिमांड का फंक्शन हो गया, दिस इज एग्रीगेट सप्लाई। अब अगर हम बात करें कंजप्शन कर्व क्या होता है, कंजप्शन इज द फंक्शन ऑफ इनकम।
कंजप्शन की अगर हम बच्चों बात करें, कंजप्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम. सी इज द फंक्शन ऑफ इनकम. इफ इनकम विल बी मोर, कंजप्शन विल बी मोर. ठीक है, तो यहाँ पर आप सिर्फ कंसीडर करोगे ये दो फिगर्स को. इनकम के अकॉर्डिंग जब इनकम 0 थी, कंजप्शन वाज स्टिल देयर. इनकम अभी 100 है, कंजप्शन उससे ज्यादा है, फिर एक लेवल पर इक्वल हो गया. तो इसका अगर हमें जहां पर आपने एग्रीगेट डिमांड को रिप्रेजेंट करा था, अगर हमें ओनली एंड ओनली इसको रिप्रेजेंट करना हो, किस को, इनकम एंड कंजप्शन को, तो आप किस टाइप से दिखाओगे? अगेन आपकी इनकम तो कहाँ आएगी? एक्स एक्सिस पर. फाइन. एंड अगर हमने यहाँ पर शो करा था कि हम अगर ये बोल रहे हैं कंजप्शन इज डिपेंडेंट अपॉन इनकम, आपकी इनकम की लाइन अभी हमने यहाँ ड्रॉ करी थी. इनकम की लाइन एक्स एक्सिस से जाती है, इस टाइप से होती है. कंजप्शन की लाइन हमने यहाँ पर करा था, वो 0 नहीं हो सकता कंजप्शन कभी भी. तो कंजप्शन की लाइन कैसे होती है? कभी भी 0 नहीं होती. एक स्टेज ऐसी थी जब हमारा इनकम लेवल 0 था बट कंजप्शन वाज देयर. उसके बाद इनकम अभी भी हमारी क्या है? ज्यादा है, बट कंजप्शन जो है उससे भी ज्यादा है. मतलब फर्स्ट 2 स्टेजेस में हमारा कंजप्शन ज्यादा है और इनकम क्या है? कंपैरेटिवली कम है. तो जब इनकम कम है तो कंजप्शन ज्यादा है. फिर एक लेवल आपका ऐसा आता है बच्चों जहां पर इनकम कंजप्शन दोनों क्या हो जाते हैं? इक्वल. कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम. दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट. सॉरी, स्टार्टिंग में कंजप्शन इज मोर देन इनकम, ये कंजप्शन लाइन है, ऊपर आई है. यहां हम क्या कर रहे हैं बच्चों? डिससेविंग. यहां पर आपकी सेविंग नहीं है, आप पास सेविंग्स को यूज करते हो इस स्टेज पर जब इनकम आपकी कम है, कंजप्शन ज्यादा है. फिर एक लेवल पर क्या होता है? कंजप्शन इनकम बराबर इक्वल हो जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट. उस इक्विलिब्रियम के बाद क्या है? हमारी इनकम ज्यादा है एंड वी स्टार्टेड सेविंग्स. हमारी सेविंग स्टार्ट हो जाती है. दिस इज नोन एज कंजप्शन फंक्शन. तो ये ब्रेक इवन पॉइंट पे भी क्वेश्चन आ सकता है. ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? वेयर इनकम एंड सेविंग कंजप्शन बोथ आर इक्वल एंड देयर इज नो सेविंग. यहाँ पर सेविंग क्या हो जाती है बच्चों? 0 हो जाती है. तो आपको ये अच्छे से करने हैं बच्चों. कर्व्स की प्रैक्टिस, कोई भी कर्व अगर आपको आ जाए, आपको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए. तो अब इसके बाद मैं आपको कराऊंगी बच्चों सेविंग फंक्शन, उनकी डेरिवेशंस. एक्सेस डिमांड क्या है? डेफिसिट डिमांड क्या है? सेविंग कर्व कंजप्शन से किस टाइप से डिराइव होगा? जैसे कंजप्शन फंक्शन है, इसी टाइप से आपका सेविंग फंक्शन है. सेविंग फंक्शन क्या है? जैसे कंजप्शन इनकम पे डिपेंडेंट है, सेम जो सेविंग है, सेविंग इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन इनकम. जिस पर्सन की इनकम ज्यादा होगी, सेविंग ज्यादा होगी. जिसकी इनकम कम है, सेविंग विल बी लेस. अब यहाँ पर क्या है? अगर हम इसे ध्यान से देखें, जब इनकम 0 थी, यहाँ आप इनकम लोगे एंड यहाँ आप सेविंग लोगे. कंजप्शन कर्व में हमने यहाँ पर क्या लिया था? कंजप्शन. सेविंग कर्व में सेविंग. यहाँ पर अब क्या है? जब हमारी इनकम जो है वो क्या थी? 0 थी. ठीक है, तब भी कंजप्शन हो रहा था. उस टाइम पे हम पैसे कहाँ से ले रहे थे? बैंक से, अपनी पास सेविंग से निकाल रहे थे. तो उसे आप नेगेटिव यहाँ से नीचे से शो करोगे, नॉर्मल एक्स एक्सिस लाइन के नीचे, इस टाइप से. अगर ये हमारा सेविंग कर्व है, उस टाइम पर हम अपनी पास सेविंग्स को यूज कर रहे थे यहाँ, बिकॉज इनकम 0 था, कंजप्शन हमारा ज्यादा था, बैंक से आप पैसे निकाल रहे हो, आप अपनी डिस सेविंग्स को यूज कर रहे हो. फिर ये ब्रेक इवन पॉइंट आया आपका. ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब जहां पर हमारी इनकम इंक्रीज हुई और उतना ही कंजप्शन हुआ, यहाँ पर हमारी सेविंग्स क्या हो गई? 0. दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ सेविंग आपकी 0 हो गई. फिर इस लेवल के बाद हमारी इनकम इंक्रीज हुई, कंजप्शन कम हो गया, तो यहाँ हमारी बच्चों सेविंग्स जो है वो इंक्रीज होती चली गई. ठीक है, यहाँ पर हमारी इंक्रीज हो रही है सेविंग्स धीरे धीरे. तो ये हमारा जो कर्व है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्या नेम देते हैं? एस कर्व, सेविंग कर्व. तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये एग्रीगेट डिमांड में हम C+I पढ़ते हैं, एग्रीगेट सप्लाई में C+S पढ़ते हो आप. कंजप्शन भी इनकम पे डिपेंडेंट है, बट ये जरूरी नहीं है जितनी इनकम हो उतना कंजप्शन हो. ये सिचुएशन हो सकती है कि जो हमारी इनकम है वो कम हो जाए और कंजप्शन उससे ज्यादा हो. उस केस में हम अपनी पास सेविंग्स को यूज करते हैं. इसके बाद बच्चों आपकी डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. डेरिवेशन आपको आनी चाहिए. डेरिवेशन ऑफ सेविंग फ्रॉम कंजप्शन कर्व
और कंजप्शन फ्रॉम सेविंग कर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आपका इसमें इन्वेस्टमेंट कर्व भी आता है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन जो आता है बोर्ड एग्जाम में, वो आती है आपकी डेरिवेशन ऑफ सेविंग फ्रॉम कंजप्शन कर्व। सेविंग कर्व को हम कंजप्शन कर्व से कैसे डिराइव करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। सेविंग कर्व की डेरिवेशन कंजप्शन कर्व से कैसे होगी? लाइक जब एक लेवल होता है आपका कंजप्शन जो है इनकम से ज्यादा होता है, तब हम अपनी पास सेविंग्स को विड्रॉ करते हैं। उसके लिए हमने बच्चों एक डायग्राम करा था अभी, जो मैंने आपको एक कंजप्शन फंक्शन दिखाया था। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे ड्रॉ करा था हमने उसको, कि आप ऊपर की फिगर में तो क्या शो करो कि हमारी जो लाइक इस टाइप से ये आपका हो गया, यहाँ पर आप लेते हो हमेशा इनकम को। यहाँ पहले हम अपना कंजप्शन फंक्शन शो करेंगे। इनकम क्या होती है हमारी, 0 से स्टार्ट, दिस इज इनकम लाइन। कंजप्शन कैन नेवर बी 0। यहाँ आप सेम दिखाओ कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, ब्रेक इवन पॉइंट है यहाँ पर आपका ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ इनकम और कंजप्शन हमारी क्या रहेगी, इक्वल। अब इसी को आप कोरिलेट करो सेविंग कर्व से। अब जो हमने इंडिविजुअल डायग्राम्स करे हैं उन्हें हम कंबाइन एक ही डायग्राम में करेंगे, सो दैट आपको एक कंसेप्ट समझ आए आपको पॉइंट्स कहाँ लेने हैं, विच आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सी यहाँ पर अगर ब्रेक इवन पॉइंट हमारा यहाँ पर आ रहा है, आप उसे मार्क कर लो पहले इनिशियली। ये ब्रेक इवन पॉइंट से पहले क्या है बच्चों, इस ब्रेक इवन पॉइंट से पहले जो है आपका इनकम जो है कम है, कंजप्शन ज्यादा है। तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं, उसको कवर अप करने के लिए पास सेविंग्स को यूज कर रहे थे। बैंक से अपनी आप डिस सेविंग कर रहे हो, पैसे निकाल रहे हो। और एक्स एक्सिस यहाँ पर आप इनकम लेते हो वैसे, तो यहाँ पर क्या है, आप अपनी डिस सेविंग्स पास सेविंग्स को निकाल रहे हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कंजप्शन ज्यादा है, इनकम कम है। तो ये डिस सेविंग नेगेटिव वाला पार्ट है। और इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, इनकम इज मोर देन कंजप्शन। तो यहाँ पर मैंने अपनी सेविंग्स करनी स्टार्ट कर दी है, सेविंग स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। ये वाई एक्सिस की लाइन है, यहाँ पर आपने कंजप्शन फंक्शन लिया, दिस इज कंजप्शन फंक्शन, दिस इज सेविंग फंक्शन। अगेन रिपीट करती हूँ बच्चों, आपको पहले डायग्राम बनाना है कंजप्शन फंक्शन का। कंजप्शन फंक्शन में आपने स्टेज शो करनी है, जो हमने टेबुलर शेड्यूल करा था टेबुलर फॉर्म में, कि जब कंजप्शन इनकम से ज्यादा होता है तो हम पास सेविंग्स को यूज करते हैं। फिर एक लेवल आता है जब कंजप्शन और इनकम इक्वल हो जाता है, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। एंड देन कंजप्शन जो है वो लेस होता है, इनकम ज्यादा होती है, यहाँ पर हम सेविंग स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम पास सेविंग्स को यूज कर रहे हैं, जिसको आप बोलते हो डिस सेविंग, बैंक से पैसे विड्रॉ करते हो। तो ये डायग्राम हमेशा ऊपर होगा, ब्रेक इवन पॉइंट को मार्क करके आप एक नीचे के डायग्राम में इसको साइमल्टेनियसली ड्रॉ करना है, तब आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है बच्चों, जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बच्चों जो एक कर्व आता है बहुत इंपॉर्टेंट, वो आता है आपका इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या होता है बच्चों, जो प्रोड्यूसर मशीनरी पर, कैपिटल एसेट्स पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसे हम नेम दे देते हैं इन्वेस्टमेंट। फैक्ट्री में जो प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट कर रहा है मशीनरी में, कैपिटल एसेट्स के लिए, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। अगेन उसके टू पार्ट्स हैं, वन इज इंड्यूस्ड, अनदर इज ऑटोनॉमस। नाउ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कैसी इन्वेस्टमेंट होती है बच्चों, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपकी डिपेंड करती है कि आपकी प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस कितनी है। सीधी सी बात है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब यह है जो आपकी मतलब आपकी इनकम लेवल से इफेक्ट होगी। अगर इनकम आपकी ज्यादा है तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी क्या होगी, ज्यादा, और इनकम कम है तो इन्वेस्टमेंट भी क्या होगी, कम होगी। तो इस केस में आपका डायग्राम कैसे चलेगा, लाइक आप यहाँ पर इनकम लेते हो, ठीक है, एंड यहाँ पर हम क्या लेते हैं, इन्वेस्टमेंट। तो ये आप ऐसे दिखाओगे, इफ इनकम विल बी मोर, इनकम ज्यादा है आपकी, तो आप इन्वेस्टमेंट भी क्या करोगे, ज्यादा करोगे। और अगर इनकम कम है तो इन्वेस्टमेंट भी क्या होगी, कम होगी। मतलब ये वाइस वर्सा है, क्योंकि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो इनकम लेवल पर डिपेंडेंट है। तो ये साइमल्टेनियस डायग्राम इस टाइप से बनता है। एंड वन इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस वर्ड का मतलब क्या है, ऐसी इन्वेस्टमेंट जहां हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हमारे प्रॉफिट ज्यादा है कम है,
वो इन्वेस्टमेंट हमने करनी ही करनी है, मतलब वो कांस्टेंट रहेगी। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में कुछ फर्क नहीं पड़ता आपका प्रॉफिट मोटिव क्या है या आपका इन्वेस्टमेंट इनकम का लेवल क्या है। सॉरी बच्चों, यहाँ पर आपका डायग्राम क्या आएगा, इनकम को आप एक्स एक्सिस पर शो करोगे, वाई एक्सिस पर हमारी इन्वेस्टमेंट होगी। ये सिमिलर जो हमने एडी में सी प्लस आई लिया और आई को कांस्टेंट रखा है, ये वैसे ही डायग्राम होगा कि इनकम आपकी कुछ भी है, इन्वेस्टमेंट विल रिमेन सेम, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपकी कांस्टेंट आएगी। दिस इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड दिस इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ वो कांस्टेंट है और यहाँ वो इंक्रीज तभी होगी जब इनकम इंक्रीज होगी तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, इनकम कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगी। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एवरी ईयर आपको बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में मिलता है। डेरिवेशन ऑफ सेविंग फ्रॉम कंजप्शन कर्व, एंड ये 1 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चन है, इंड्यूस्ड एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। देन वन मोर क्वेश्चन इज आपकी बच्चों जो एडीएएस अप्रोच है, आप पढ़ते हो एडीएएस अप्रोच में, वहां पर हम ये देखते हैं कि हमारा एडीएएस अप्रोच में इक्विलिब्रियम कहाँ आ रहा है, और इक्विलिब्रियम वहीं आएगा जहां पर डिमांड एंड सप्लाई आपके क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। एडीएएस अप्रोच को फुलफिल करने के लिए हम ये कहते हैं जहां डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हो वो आ गया हमारा इक्विलिब्रियम। तो फिर एक्सेस डिमांड क्या है? एक्सेस डिमांड बच्चों एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर डिमांड जो है वो सप्लाई के कंपैरेटिवली ज्यादा है, बट कंडीशन इज इकोनॉमी जो है वो ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है, कोई भी पर्सन अनएम्प्लॉयड नहीं है। तो उस केस में आप उसे कैसे शो करते हो? लाइक हमारा एडीएएस अप्रोच में इक्विलिब्रियम कहाँ आता है? एडीएएस अप्रोच में इक्विलिब्रियम, एएस आपका नेशनल इनकम होता है, एडी कभी जीरो नहीं होता, तो जहां पर ये मीट करते हैं हम बोलते हैं ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। फाइन, ये आ गया हमारा इक्विलिब्रियम। बट जब हम एक्सेस डिमांड की बात करते हैं बच्चों, एक्सेस डिमांड आप किसे बोलते हो? एक्सेस डिमांड वो होता है जब डिमांड इज मोर देन सप्लाई एंड इकोनॉमी में सब लोगों को काम मिला हुआ है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। तो इन्फ्लेशन किसे कहेंगे? जब डिमांड ज्यादा है जरूरत से लेकिन सप्लाई उतनी नहीं हो रही, तो डिमांड जो है वो नॉर्मल डिमांड से ज्यादा होगी, ठीक है, एंड सप्लाई उसकी मार्केट में नहीं है उतनी, सप्लाई उतनी ही है। तो यहाँ पर आप किसको बोलोगे? इक्विलिब्रियम आपका जहां पहले था और जो अब डिमांड उससे पहले बढ़ गई है बट सप्लाई क्या है? कांस्टेंट है, सप्लाई उससे ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई है। तो इसको हम कैसे शो करेंगे? ये जो पार्ट है बच्चों, ये पार्ट, दिस इज एक्सेस डिमांड और यू कैन से इन्फ्लेशन। उस केस में क्या होता है? कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है क्योंकि आप प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर सकते और मार्केट में क्योंकि सप्लाई उसकी पीछे से जो जितना ऑलरेडी प्रोडक्शन था वो बढ़ेगा नहीं, तो वो कांस्टेंट रहेगा। अगर सप्लाई, वहां पर आपकी उस चीज का कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर हमने लिया था एग्रीगेट डिमांड को, ये एग्रीगेट सप्लाई है, यहाँ हम लेते हैं इनकम लेवल को। तो यहाँ पर आप इन्फ्लेशन कैसे दिखाओगे? आउटपुट इनकम, ये क्या रहेगा आपका? कांस्टेंट, ना आउटपुट इंक्रीज होगा ना एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर दिस इज इन्फ्लेशनरी गैप और यू कैन से दिस इज एक्सेस डिमांड। और अगर इसका हम रिवर्स करते हैं बच्चों कि डेफिशिएंट डिमांड क्या होगा? डेफिशिएंट डिमांड में क्या है? जो भी आपका इक्विलिब्रियम आ रहा है, ये इक्विलिब्रियम है, लाइक एडीएस इक्वल है, डिफ्लेशन में क्या है? डिमांड कम है आपकी बट सप्लाई ज्यादा है। तो उस केस में क्या होगा? अब डिमांड इक्विलिब्रियम से अगर नीचे होती है, लाइक ये जैसे आपका AD1 था, AD2 हो जाए, AD1 और AD2, अब हमारी उतनी भी डिमांड नहीं है जितनी पहले थी। तो इक्विलिब्रियम से जब आप नीचे आते हो तो दिस इज नोन एज, आप इसे डिफ्लेशन और डेफिशिएंट गैप बोलते हैं। ये पार्ट जो हो गया, ये दिस इज डिफ्लेशन। यहाँ पर जरूरत से ज्यादा डिमांड है, उतनी सप्लाई नहीं हो रही। यहाँ पर है नॉर्मल डिमांड से भी कम डिमांड है बट सप्लाई उतनी ही है मार्केट में, तो उन कमोडिटी के प्राइस कम हो जाते हैं। बिकॉज ऑलरेडी क्या होगा? अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं लोग क्योंकि उनको काम नहीं मिल रहा है यहाँ पर। तो आपको बच्चों इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। डेफिशिएंट डिमांड से इनवॉलेंटरी एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी
और यहाँ पर स्टॉक आपका अननेसेसरी इंक्रीज इकट्ठा होता चला जाएगा, प्राइस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। या तो एडीएस अप्रोच आपको मिलेगा एग्जाम में और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अगर आपको एडीएस अप्रोच मिलती है, सभी कर्व्स आपके डन है, सेविंग इन्वेस्टमेंट के हमने सभी कर्व्स कर लिए, इनमें से एक अप्रोच मोस्ट अपियरिंग क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का। देन एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड, कि एक्सेस डिमांड के रीजंस बताओ, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं, पैसा ज्यादा आ रहा है, गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर रखा है, तो यहाँ पर आपको 3 रीजंस लर्न करने ऑफ एक्सेस डिमांड एंड इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। सिमिलरली इसका रिवर्स भी आ जाएगा बच्चों एग्जाम में, डेफिशिएंट डिमांड। मतलब यू कैन कंसीडर कि ये जो टॉपिक्स आपने आज करे हैं, लाइक डेरिवेशन ऑफ सेविंग फ्रॉम कंजप्शन, या फिर कंजप्शन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, एडीएस अप्रोच है, सेविंग इन्वेस्टमेंट, ये मोस्ट अपियरिंग जिसे कहते हैं ना एवरी ईयर, लास्ट 10-20 ईयर से ये रिपीटिव क्वेश्चंस है जो आपको प्रैक्टिस करनी है। डायग्राम्स बहुत इजी हैं। एडी डायग्राम हमने बहुत बार बना लिया, C+I होता है, कभी 0 नहीं होता, ऊपर बनेगा। एएस नेशनल इनकम इक्वल होती है ऑलवेज 0 से, जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। एक्सेस डिमांड का मतलब नॉर्मल डिमांड से ज्यादा डिमांड है बट सप्लाई कांस्टेंट है, वहीं के वहीं, उसमें चेंज नहीं है। दिस इज नोन एज इन्फ्लेशन। इसके 3 रीजंस, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। ऑलरेडी इकोनॉमी में क्या है बच्चों, फुल एम्प्लॉयमेंट, किसी को न्यू काम तो नहीं मिलेगा, तो प्रोडक्शन नहीं इंक्रीज होगा, आउटपुट इंक्रीज नहीं होगा। डेफिशिएंट डिमांड में क्या होगा, डिमांड बहुत कम है, नॉर्मल डिमांड से भी कम है, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, प्राइसेस बहुत डाउन हो जाएंगे, डिफ्लेशन की सिचुएशन आ जाएगी। तो बच्चों इन दोनों सिचुएशन में आपको रीजंस क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या आएगा इकोनॉमी पर। इकोनॉमी पर इम्पैक्ट मतलब प्राइस पर क्या इम्पैक्ट आएगा इस सिचुएशन का, एम्प्लॉयमेंट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, प्रोडक्शन पे क्या इम्पैक्ट आएगा। आपको ये सब 1-1 मार्क के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना है। 6 मार्क का क्वेश्चन आता है बच्चों ये अप्रोच का, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन विद डायग्राम विद टेबल, यू ऑल हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट, रीजन क्या है, इम्पैक्ट क्या है, डायग्राम और उसका स्केड्यूल। तो ये बच्चों हमने सारा आज कर्व्स का इम्पोर्टेंट पार्ट कवर अप करा है मैक्रो का। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम सारा न्यूमेरिकल पोर्शन कवर करेंगे, जो भी नेशनल इनकम में जितने भी मेथड्स हैं उन न्यूमेरिकल्स को हम कवर अप करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इंडियन इकोनॉमी करवाऊंगी, जिससे डिफरेंट क्लासेस में हम सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप कर सके। तो होप सो बच्चों आप सबको ये डायग्राम्स, ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।